Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर की बुक का कंप्लीट कर चुके हैं along with एक्सरसाइज. उम्मीद है आप लोगों ने वो सारा पढ़ा होगा और का समझ भी आ गया होगा. So students, अब जो है मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. चैप्टर नंबर 7 बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप समझ लें एक बिल्कुल स्टार्टिंग और बेसिक है. चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 ये दोनों कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपकी सेकेंड ईयर के बुक के कि इनको समझना बहुत जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, बेसिक्स जो हैं वो आपकी चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं. कार्बन और उससे रिलेटेड लाइक ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 7 आज मैं स्टार्ट करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा. सो स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा. सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 का नाम देखें तो वो क्या बताता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ प्रिंसिपल्स, उसकी बुनियादें, उसके बेसिक्स, उसके असूल जो हैं सिर्फ उनको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आज का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. इसमें काफी सारी ऐसी बातें हैं जो आपको भी आपके बुक में बिल्कुल सामने नहीं मिलेंगी, लेकिन जो हमने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है लाइक चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड अप टू 14. सो इन सब के अंदर ये बातें यूज होंगी जो मैंने लिखी हैं, तो इनको गौर से समझिएगा और ये यूजलेस मत जानिएगा, ये डेफिनेटली आगे लास्ट में यूज होंगी. सो स्टूडेंट देखें, इंट्रोडक्शन के अंदर पहली बात ही वो कर देता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. पुराने जमाने में कह लें या अर्लियर, इसको क्या कहा जाता था कि सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी कि कार्बन एलिमेंट जो है उसको स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उसकी केमिस्ट्री को देखना, सारा कुछ कार्बन के रिलेटेड स्टडी करने को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे. ठीक है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी है. और इसके अलावा आप देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा. ये मजीद कंपाउंड्स भी हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं. यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो आप मोस्टली देखेंगे इन्हीं 6 एलिमेंट से मिलकर बने हुए होंगे, जिनमें कार्बन का होना बहुत जरूरी है. और अब मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है. यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा जब उसके अंदर सबसे पहली बात तो कार्बन मौजूद है और सेकेंडली हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोकार्बन या इसके डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दो एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहलाने के लिए उनमें जरूरी होना है. ठीक है. अब चूंकि कार्बन जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी सामने लिख दी हैं जिनको स्टडी करना बहुत जरूरी है आने वाले चैप्टर्स में. तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया जो कि आप सब जानते हैं क्या है, कार्बन का 6 है. एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो जो कार्बन का न्यूक्लियस है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स जो है ना वो मौजूद होते हैं. ये एटॉमिक नंबर बता रहा है. एटॉमिक मास जो है तो स्टूडेंट्स ये इसका 12 है, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो सम होता है प्रोटॉन्स का और उसके अलावा न्यूट्रॉन्स का. ये दोनों ही जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, स्टूडेंट्स ये क्या होता है बस एटॉमिक मास. तो इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन के एक एटम में. तो उसका एटॉमिक मास कितना है जी, 12 है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 है, जो कि ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है. ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकते हैं एट सम केसेस. उसके बाद देखेंगे डेंसिटी. सो 2.2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि टेम्परेचर बदलेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. स्टूडेंट आगे मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 3652 डिग्री सेल्सियस है. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट 4827 डिग्री सेल्सियस आपके सामने. कार्बन जो है इसके आइसोटॉप्स होते हैं. सो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स इसके कितने हैं, 3. देयर आर 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज. इस तरह के एटम्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, ये देखें 6 है, तीनों का सेम है, लेकिन तीनों का मास 12, 13 एंड 14 एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है.
सो इस तरह के एलिमेंट्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं, और ये कार्बन के कितने हैं जी? 3 हैं। मजीद आगे देखेंगे ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, ये बेसिकली 4A ग्रुप का टॉप मोस्ट एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास 4A सब ग्रुप है उसका सबसे पहला एलिमेंट जो है वो कार्बन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, कितना जी एटॉमिक नंबर था? 6 था। सो स्टूडेंट्स ये आप देख ले 1s2 2s2 एंड 2p2, ये टोटल 6 जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टडी कर ली। ठीक है, यानी कि इसके ये रहा आउटर मोस्ट शेल। 1 मींस पहला शेल और 2 मींस दूसरा शेल। सो स्टूडेंट पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने नीचे बनाया भी है, देखें ये 1s है पहला शेल 1 और s उसका सब शेल, और इसी तरह जो बाहर वाला होता है उसमें एक s सब शेल होता है, एक p सब शेल होता है। तो स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन s सब शेल में होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें p सब शेल में होंगे। उसके अलावा एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज 1086.1 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? कम से कम उतनी एनर्जी के जिसमें किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सके। ठीक है, तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1086। ये मैंने भी इसकी कुछ आप कह रहे रेफर प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको। अब आगे देखें, कार्बन डजंट डिसॉल्व इन वाटर और एसिड। कार्बन जो है वो पानी में या एसिड में ना तो उसके साथ रिएक्ट करता है और ना ही उसके अंदर डिसॉल्व होता है। ये बातें याद रखिएगा इसकी। सेकेंडली, कार्बन हैज द एबिलिटी टू मेक लॉन्ग चेन्स और रिंग्स ऑफ एटम्स, और इस प्रॉपर्टी को इसकी क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट्स कैटिनेशन। ये कार्बन के अंदर, सिलिकॉन के अंदर इनमें मौजूद होती हैं, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं। सो कैटिनेशन ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये प्रॉपर्टी भी कार्बन के अंदर मौजूद होती है। आगे जी, कार्बन क्या है? इट इज ए नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है कार्बन। और दूसरी बात, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे आमतौर पे ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके आगे देखें जी, ये सॉफ्ट होती है, लाइक इतनी सॉफ्ट है कि अगर ये मेरे पास कार्बन हो, इसको मैं नेल से यूं क्या करूं, लाइक खुरचूं, इसको यहां से खराब करने की कोशिश करूं तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, ड्रैग करूं उसको, यहां से ये सुकून से उतरने लग जाएगा इसमें से। तो ये इतना सॉफ्ट होता है, लाइक इस तरह का सॉलिड होता है। डल ग्रे कलर होता है इसका या ब्लैक होता है। ठीक है, और दूसरी बात, इट इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। स्टूडेंट टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, यानी कि इसके अंदर 4 वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि कोई एलिमेंट कितने कॉम्बिनेशन कर सकता है। कोई एलिमेंट है तो वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है? तो स्टूडेंट्स ये 4 बॉन्ड बना सकता है। उसकी वजह क्या है कि देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, जो पेयर्ड होगा वो तो ऑलरेडी पेयर्ड है ना, यानी कि वो तो स्टेबल हो गया, उसको तो फिर बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी फिर 4 हो जाती है। मतलब इट हैज कैपेसिटी टू मेक 4 बॉन्ड्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स एट द सेम टाइम। एक वक्त में ये देखेंगे 4 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इस चीज को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे थे, ये मैं इनकी रूम टेम्परेचर और प्रेशर आरटीपी पे स्टेट्स बता रहा हूं कुछ, लाइक कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये 3 ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं आपके पास रूम टेम्परेचर पे, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये इस तरह की नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, अगर आप बुक में स्टडी करने लग जाएंगे तो ये आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में जैसा मैंने पहले बताया ये हेल्पफुल रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास यहां पर, कहते हैं फ्यू कंपाउंड्स हैविंग कार्बन। अब कुछ इस तरह के भी चंद एक कंपाउंड्स हैं, कार्बन है उनके अंदर मौजूद, लेकिन फिर भी कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। हालांकि स्टार्टिंग में हमने बात की है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, वो ऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ ऐसे हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं कि उनमें कार्बन होने के बावजूद भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और वो कौन से हैं? सच दैट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटालिक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सायानाइड्स एंड कार्बाइड्स।
कोई भी मेटल इनके साथ 1A 2A ग्रुप से आप अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सोडियम कह देता हूं, तो स्टूडेंट ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनाइड एंड सोडियम कार्बाइड, लाइक इस तरह के कंपाउंड्स हो। तो ये 6 ऐसी एक्सेप्शंस है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी याद रखेंगे, ये एमसीक्यू के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू दोनों बातों में ये आपने 6 कंपाउंड्स लाजमी याद रखने। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड एंड कार्बाइड ऑफ एनी मेटल। अब इनकी वजूहात क्या हैं, एक दो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, बाकी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। स्टूडेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो इसमें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यही वजह काफी होगी कि इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जबकि हमने कहा मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसमें भी आप यही वजह याद रख लें कि इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। बाकी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स लाइक, तो ये वाले जो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड कंपाउंड वगैरह हैं, ये स्टूडेंट्स आमतौर पे क्या कर रहे थे, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि कार्बन की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये नेचर नहीं है कि वो आयनिक बॉन्डिंग करें। ठीक है, तो ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम इनको फिर इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं, ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। इंस्टेड ऑफ लाइक इसके अंदर कार्बन भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इनको हम इनऑर्गेनिक ही कंसीडर करेंगे। लेट्स स्टूडेंट, उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी, उम्मीद है ये काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, जरा इसको देखें। वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली 1815 एडी में स्वीडिश केमिस्ट था जे बर्जीलियस, इसने प्रपोज की थी। जे बर्जीलियस प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1815। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहती क्या थी, बुक में कुछ यूं लिखते हैं जी, अर्ली केमिस्ट जो थे उनका बिलीव क्या था, और यही वाइटल फोर्स थ्योरी भी थी। ही वाज आल्सो एन अर्ली केमिस्ट, ये जे बर्जीलियस जो है ये अर्ली केमिस्ट में ही हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना, वो हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स से ओनली। नॉन लिविंग थिंग से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन नहीं कर सकते। लाइक ये कहता था, लाइक अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, या अर्ली केमिस्ट क्या कहते थे कि एनिमल्स या प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स ही दोनों लिविंग थिंग्स हैं, इनके थ्रू ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहता है ये कहां से ऑब्टेन होते थे, लाइक मिनरल्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। असल में ये वाइटल फोर्स इसका नाम क्यों पड़ा कि वो कहता था कि जो भी कोई जानदार चीज है ना, उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है, एक वाइटल फोर्स होती है, यानी कि एक इस तरह की कुदरती ताकत होती है कि जो लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग को जनरेट कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग को जनरेट नहीं कर सकता। लाइक एक इंसानी जिस्म है तो उसके अंदर रूह होती है, वो एक मिस्टीरियस फोर्स है, जब तक वो रूह है वो जिस्म जिंदा है, और वो रूह है, अब वो जिस्म है, वो जिस्म ही क्या कर सकता है, कोई नया जिस्म दोबारा पैदा कर सकता है, उसी में कैपेबिलिटी है, कोई नॉन लिविंग थिंग को जनरेट नहीं कर सकती। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक वाइटल फोर्स या एक मिस्टीरियस फोर्स होती है, एक ऐसी ताकत होती है कि जिससे कोई नया जानदार पैदा हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग उसको जनरेट नहीं कर सकती। दैट वाज द वाइटल फोर्स थ्योरी व्हिच वाज बीइंग प्रपोज्ड बाय जे बर्जीलियस। तो उसके बाद इसको रिजेक्ट भी किया गया। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये इतना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपके सामने, चैप्टर नंबर 7। अगेन मैं बता रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप लाजमी नोट कीजिएगा और इनको याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स में इजी रहे। अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।